बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इससे पहले आप इस कहानी की 79 किस्सें सुन चुके हैं। अब 80वीं किस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। हैरत की बात है तुम मचक्कों में डिसिप्लिन ढूंढ रही हो। मैंने हकीकतन हैरत से कहा, बुरे से बुरे काम को भी सर अंजाम देने का कोई तरीकाकार, कुछ असूल होने चाहिए। वो गहरी संजीदगी से बोली, मेरी नज़र नामुकम्मल कोठी की तरफ भी थी, लेकिन अभी तक उससे कोई बरामद नहीं हुआ था। किसी ने महपारा की तलाश में भी आने की कोशिश नहीं की थी। महपारा मुझे कोठी की तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, ये कोठी भी अरशद मोती की अपनी है। मेरा ख्याल है आपने उसे ये ठिकाना छोड़ने का हुक्म दे दिया है। वो बहुत परेशान होगा। वो तो अनकरीब इसे मुकम्मल कराने का प्रोग्राम बना रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था। मैंने उसे इतनी सजा नहीं दी जितनी सजा का वो मुस्तहिक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। टोनी और शब्बीर दरख्तों के हक में गायब हो चुके थे। गालबन वो गाड़ी में बैठ चुके थे। महपारा दम बखुद से वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। वो भराई हुई आवाज में बोली, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ चलती। नो बेबी। मैंने आहिस्तगी से उसका गाल थपथपाया। हम जरा और तरह के लोग हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्तगी से आगे बढ़ाई। कुछ आगे निकल आने के बाद मैंने मुड़कर देखा। वो बगलों में हाथ दिए उसी तरह वहीं खड़ी थी। उसके भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर जमाने भर की उदासी थी। मैं देख रहा था कि मेरा हतमी इनकार सुनकर वो गुस्से में किसी पत्थर वगैरह को ठोकर मारेगी, हकारत से जमीन पर थूकेगी और पांव पटकती हुई वापस चली जाएगी। मगर वो वहीं भूत बनी खड़ी थी। अजीब ही लड़की थी वो। उसने मुझे थोड़ा सा हैरान कर दिया था। तहम मैं रुका नहीं। एक मोड़ काटने के बाद मैंने अपने आईने में देखा। टोनी और शबीर गाड़ी काफी फासले पर रखते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। तकरीबन 1 मील के बाद गार्डन टाउन का आबाद इलाका शुरू हो रहा था, जहां 2 रोया खूबसूरत और तवील अरीज बंगलों की किनारें थी। तहम सड़कों पर वीरानी थी। गुलबर्ग का इलाका शुरू होने से काफी पहले मैंने सड़क के एक तरफ कच्चे में एक शख्स को मुजहम्मल से अंदाज में चलते देखा। वो कदरे मफलूकुल हाल सा आदमी था। गालबन उसी तरह सड़क किनारे किनारे काफी दूर से कच्चे में ही चला रहा था, क्योंकि नीम शकिस्ता जूतों से भी जरा ऊपर तक धूल जमी हुई थी। वो बार बार मुड़कर पीछे देखता हुआ जा रहा था। शायद उसे बस या वैगन की तलाश थी, मगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। गर्मियों के मौसम के भी दूर दूर तक आसार नहीं थे। मगर वो धूप में न जाने कितनी दूर से पैदल चला रहा था कि उसके सर से पांव तक पसीना दूर तक चमकता नजर आ रहा था। वो दुबला पतला सांवला सा और दराज कद, चेहरे पर परेशानी और मायूसी रकम थी। ये चेहरा मुझे कुछ शनासा सा लगा। मुझे यूं लगा जैसे मैंने इस चेहरे को याद रखने के लिए उसकी तस्वीर को अपने जहन के कंप्यूटर में कहीं डाला था। मैंने रफ्तार जरा कम की और फिर थोड़ी और कम कर ली और जहन पर जरा जोर दिया। कंप्यूटर के किसी नेहा खाने से खट से वो तस्वीर बरामद हो गई। मुझे याद आ गया, मैंने उस शख्स को फिल्मी मुसन्नफ नसीर नवाज के साथ मुल्तान रोड के एक रेस्टोरेंट से निकलते देखा था और दोनों के दरमियान किसी बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी। फिर ये शख्स एक बस में लटक कर चल दिया था। नसीर नवाज अपनी खूबसूरत गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया था और नसीर नवाज एक ऐसा शख्स था जो पहली मुलाकात से ही मेरे जहन में खटक रहा था। मैंने गाड़ी उस शख्स के करीब ले जाकर रोकी। वो बुरी तरह ठिठक कर रुक गया था। गाड़ी के शीशे रंगीन थे और वो आंखें सुकेड़े अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें उसकी शख्सियत से मैल नहीं खाती थी। उन आंखों में गोया यासियत थी, मगर उस यासियत की तह में जहानतों के बर्बाद खजाने बिखरे हुए थे। ये आंखें ऐसी ही थी जैसे उसकी जात के खंडर में 2 कमकमे कभी जल उठते हों और कभी बुझ जाते हों। मैंने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर कदरे झुकते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आपको कहाँ जाना है? आइए मैं आपको छोड़ दूंगा। उसने मेरे चेहरे पर शनासाई की कोई रमक तलाश करने की कोशिश की और उसमें नाकाम होने के बाद कदरे खौफजदा सा नजर आने लगा। वो खासा असाब ज़दा और कमजोर सा आदमी नजर आता था। पेशानी और गर्दन की नसें उभरी हुई थी। नफी में सर हिलाते हुए वो थूक निकल कर बोला, नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा, अभी बस आ जाएगी। अरे हजूर बैठ जाइए, इन इलाकों में बस कुछ नसीबों हुई को मिलती है। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, आप इतना खौफजदा क्यों नजर आने लगे हैं? किबला, ना तो मैं डाकू लुटेरा या चोर उचक्का हूँ और ना ही आप कोई ऐसे सरमायादार नजर आ रहे हैं कि रास्ते में मेरे हाथ आपके लुट जाने का अंदेशा हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई जुनूनी कातिल भी नहीं हूँ और ना ही आप कोई अलपेली हसीना है कि मैं आपको अगवा करके कत्ल कर दूंगा। नहीं जनाब, ये बात नहीं। वो खतरे किसियाना नजर आने लगा था। फिर उसने एक नज़र अपने सरापा पर और एक गाड़ी पर डाली और फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा हुलिया इस काबिल नहीं है कि मैं इतनी शानदार गाड़ी में सफर करूँ। आप देख रहे हैं मेरे जूते मिट्टी में लुथड़े हुए हैं। आपकी गाड़ी के खूबसूरत कारपेट पर निशान न पड़ जाएं। मैं पसीने में शराबूर हूँ। आपकी गाड़ी की मखमली सीटें
खराब न हो जाएं और इसके अंदर के खुश्क और मुअत्तर माहौल में मेरे पसीने की बू बदमज़गी न पैदा कर दे। उसने अपने लहजे में तहजीब और शाइस्तगी की मुलायमत बरकरार रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस मुलायमत की तह में किसी जहर की कड़वाहट फैली हुई थी। मैं अंदाजा नहीं कर सका था कि यह तल्खी, यह जहरीलापन मेरे लिए था, किसी और के लिए था, या फिर सारे दौलतमंदों के लिए। बाज लोग इन छोटी छोटी चीजों पर पड़ने वाले दागों की परवाह नहीं करते, लेकिन वो रूह पर पड़े हुए दागों का जायजा लेने की कोशिश जरूर करते हैं। मैंने अब भी खुशगवार लहजे में कहा, अब बहस छोड़िए और आ जाइए। इतना इसरार अगर मैं तन्हा जाती हुई किसी हसीना से करता तो वो भी गाड़ी में आन बैठती। उसके खुश्क होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो मध्यम सी आवाज में बोला, जी हाँ, बल्कि जिस कबील की हसीनाओं की तरफ आपका इशारा है वो तो इसरार की नौबत भी नहीं आने देती। गाड़ी रुकते ही बैठ जाती है, खसूसन जबकि गाड़ी रोकने वाला आप जैसा खूबरू और तन्हा भी हो। वो पाँव सड़क पर झाड़ने की कोशिश करने के बाद गाड़ी में आ बैठा, तारीफ का भी शुक्रिया और लिफ्ट कबूल करने का भी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने पुश्ते से टेक लगाकर एक तवील सांस ली। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोला, आप जिंदगी में पहले आदमी मिले हैं जो मेरे हिस्से का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिंदगी बाकी रहनी चाहिए, लोग तो हर तरह के ही मिल जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी, मेहरबान भी ना मेहरबान भी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग जल्दी मिल जाते हैं और कुछ लोग ताखीर से। मैंने सरसरी से लहजे में कहा, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन शायद कुछ लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा ताखीर से। वो मुस्कुराया। अब वो कुछ पुरस्कून नजर आ रहा था। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखकर जहन पर जोर देने की अदाकारी करते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको नसीर नवाज के साथ कहीं देखा है, गालबन दोस्त है वो आपका। मैंने महसूस किया कि गाड़ी में बैठकर उसके आसाब को जो थोड़ा बहुत सुकून मिला था वो यकलख्त रुखसत हो गया और उसके जिस्म में एक अजीब सा तनाव आ गया। कौन नसीर नवाज? उसने हैरत से पूछा। अनजान बनने की यह कोशिश खासी अच्छी थी, लेकिन मेरे सामने बेअसर थी। मैंने मुस्कुराते हुए एक सानिये के लिए उसकी आंखों में झांका। उसने फौरन नजरें चुरा ली। मैंने नजर दोबारा सड़क पर मरकूज करते हुए कहा, नसीर नवाज के साथ नजर आना कोई जुर्म तो नहीं जिसे छुपाने की कोशिश की जाए। वो एक लम्हे खामोश रहा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर जो नामालूम सी कशमकश जारी है उसकी झलक उसके चेहरे पर ना आने पाए। गालबन उसने लिफ्ट कबूल करने पर पछताना भी शुरू कर दिया था। शायद उसका बस चलता तो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता, मगर उसमें उसकी भी जुर्रात नहीं थी। वो उन शरीफ आदमियों में से मालूम होता था जिनकी शराफत और बुज़दिली के दरमियान बहुत ही बारीक सी लकीर हायल होती है। आप नसीर नवाज से अपनी शनासाई के मामले में बहुत ज्यादा या फिर शायद बहुत खौफजदा मालूम होते हैं। मैंने कहा, क्या इसमें कोई भेद है, कोई राज है? मुझे जान लेना चाहिए था कि आपने मुझे ख्वाह लिफ्ट नहीं दी। इस दुनिया में कोई छोटा सा भी एहसान बेमकसद नहीं करता। वो खुद कलामी के से अंदाज में बुड़बड़ाया। आप कोई बात करें या ना करें, मैं आपकी मंजिल पर आपको जरूर छोड़ कर आऊंगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नसीर नवाज के साथ आपको देखने की बात तो मुझे यूं ही याद आ गई थी। मेरा आपको खरीदने का कोई खास मकसद नहीं है और ना ही आपसे किसी तरह की कुछ जबरदस्ती मालूम करना चाहता हूँ। मैं गैर मुतल्लक इंसान हूँ। मैं तो यूं ही दोस्ती और कदरे बेतकल्फी का माहौल पैदा करने के लिए यह तज़किरा छेड़ बैठा था, बल्कि आपके इनकार ने मुझे मुतजस्सिस जरूर कर दिया है। आप मुझे कुछ परेशान हाल मालूम होते हैं। आप मुझे दोस्त समझकर कुछ खुलकर बात करें तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं या आपके कुछ काम आ सकूं। मेरे अल्फाज से उसका कुछ हौसला तो बंधा, लेकिन वो शाकी रहा। जल्दी किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। मालूम नहीं किसका डसा हुआ था। मुस्कुराते हुए बोला, कुछ पता नहीं चलता कौन किसका दोस्त है। कोई वाहिद नहीं कि जिसे आप दोस्त समझें वो किसी दुश्मन जान का दोस्त हो। हाँ, ये तो मुमकिन है। मैंने तस्लीम किया, लेकिन अगर आप एक अच्छे और सच्चे आदमी हैं तो आप मुझे अपने अच्छे दोस्तों में शुमार कर सकते हैं। वो पुश्ते से टेक लगाए चंद लम्हे गहरी सांसें लेता रहा। मैं बहुत ही सुस्त रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने मुझे रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था कि किस तरफ उसको चलना है। मैंने फिर उससे कहा कि मैंने कुछ पूछा था। मुझसे पहले आप बताइए कि आप नसीर नवाज को किस तरह जानते हैं। आखिरकार वो बोला। वो अब जुबान खोलने पर कुछ आमादा नजर आ रहा था। मैं उसे कुछ ज्यादा नहीं जानता। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इत्तफाकन ही फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कुछ गायबाना सा ताल्लुक इस्तवार हो गया है और इत्तफाकन ही उस शख्स नसीर नवाज से मेरी एक महफिल में शनासाई हुई है और न जाने क्यों मैं उसके बारे में कुछ जानने के लिए मुतजस्सिस हो गया हूँ। कोई ना कोई वजह तो होती है ना जनाब। इंसान यूं ही किसी के बारे में मुतजस्सिस नहीं हो जाते। वो हिचकिचाते हुए बोला। उसका दिल मुझ पर एतबार करने को भी चाह रहा था, लेकिन साथ ही वो कुछ परेशान सा भी नजर आ रहा था, या फिर शायद वो हद से ज्यादा मोहतात था। बात यह है अजीज़े मोहतरम, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ अरसे से मुझे एहसास होना शुरू हुआ है कि कुदरत ने मुझे रुपए पैसे से नवाजा है। वो कुछ गैर मामूली ज़हन और इंसानी सलाहियतों से भी नवाजा है, जिनसे इब्तिदा में मैं खुद भी बेखबर रहा हूँ। जिस्मानी ताकत के मामले में कुदरत की मेहरबानी मुझ पर यह है कि बज़ाहिर जो लोग मुझसे भी कहीं ज्यादा जसीम और ताकतवर नजर आते हैं, उनके लिए भी मुझे मगलूब करना मुमकिन नहीं होता। उनके बरक्स अगर मैं उन्हें गिरफ्त में ले लूं तो चंद ही लम्हे में उनकी हालत नुचड़े हुए आम किसी हो जाती है, या वो मेरा एक आध घुंसा खाकर ही जमीन ढेर हो जाते हैं। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई जिन मुकीद है। ज़हनी सलाहियतों के मामले में मेरा आलम यह है कि मैं एक बार जिस शख्स से मिलता हूँ, चंद ही लम्हों में उसके बातन की एक तस्वीर ही मेरे सामने आ जाती है। यह तस्वीर
गोखे ज्यादा वाज़ेह नहीं होती, धुंधली ही होती है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स बुनियादी तौर पर क्या है, ख्वाह उसने अपनी शख्सियत पर कैसा ही लिबादा कितनी ही उम्दगी से चढ़ा रखा हो। आप मेरी बातों को सिर्फ चर जुबानी समझ कर तो नहीं सुन रहे। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ एक नजर देखकर कहा। वो गोया किसी ख्याल से चौंकते हुए बोला, आप मेरी आंखों में झांक कर देख सकते हैं कि इनमें बेअतबारी के साए नहीं है। मुझे उसकी आंखों में झांकने की जरूरत नहीं थी, मुझे मालूम था कि वो दुरुस्त कह रहा था। मैंने महज रस्मन ही उससे पूछा था। अगर मुझे एहसास होता कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा तो मैं उस मौजू पर बात जारी ही न रखता। मैं किसी भी तरह अपनी जात के बारे में बातें करना ज्यादा पसंद नहीं करता। कुदरत जिन जिन खजानों से मुझे नवाज रही थी उन्हें मैं अपनी जात के खौल में ही छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन उस शख्स की जुबान खुलवाना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। उससे उसके दिल की बात उगलवाने के लिए उसके सामने खुद भी थोड़ा बहुत खुलना जरूरी था। मैंने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, मैं नसीर नवाज से मुतारिफ हुआ तो मेरे दिल ने कहा कि यह शख्स ठीक नहीं है। उसकी शख्सियत की इमारत के कोने खुदरों में जरूर कुछ मकरू से भेद छुपे हुए हैं और ये न जाने किन किन चक्रों में उलझा हुआ है। ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते जो अंदर से जहरीले से हों। बस सिर्फ इसीलिए उसके बारे में मुतजस्सिस हूं और मजीद कुछ जानना चाहता हूं ताकि मेरे जहन में उसके बातिन की जो धुंधली सी तस्वीर उभरी है वो कुछ और रोशन, कुछ और वाज़ेह हो जाए। वो झुरझुरी से लेकर बोला, बहुत जी खुश हुआ आपकी बातें सुनकर। दरअसल कोई बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता था कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या नसीर नवाज के दोस्त थे। अच्छा ये बताइए, मेरे बारे में आपका दिल क्या कहता है? आप बुनियादी तौर पर हद से ज्यादा शरीफ और हद से ज्यादा बुज़दिल हैं और तवील अरसे से किसी कशमकश, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। चूंकि मैं आपको नसीर नवाज के साथ देख चुका हूँ और आपके दरमियान कुछ बहस व तमहीज सी भी हो रही थी, इसलिए मुझे काफी इम्कान नजर आया कि शायद आपकी मुसीबत का ताल्लुक नसीर नवाज के साथ भी हो। वैसे मेरा वजदान यही कहता है कि आप उन लोगों में से हैं जिन पर जिंदगी हमेशा ही नामेहरबान रहती है, जो हमेशा तरह तरह के मसाइब में गिरफ्तार रहते हैं और हालात की चक्की में किसी न किसी जाविये से पिसते ही रहते हैं। ताहम मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा उनकी अपनी कमजोरियों और हमाकतों की वजह से होता है या उनकी तकदीर ही कुछ ऐसी होती है। मैं भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इन मामलात में कोई फतवा सादिर कर सकूं। आपका वजदानी तजुर्बा बिल्कुल दुरुस्त है और अगर आप मुझसे मेरे बारे में राय लें तो मैं यही कहूंगा कि अपने बेशतर मुसाइब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कुदरत ने मुझे बहुत सी सलाहियतों से नवाजा था, लेकिन न जाने कब और क्यों कर मैं महज हमाकतों, कमजोरियों और बुज़दिली का एक उलझा हुआ सा जाल बनकर रह गया हूँ। बिल्कुल नकारा सा आदमी बन गया, रद्दी के पलंदे की तरह। उसने एक ठंडी सांस ली और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां से मोड़ लीजिएगा। इंटरकान की बुलंदोबाला और शानदार इमारत के अक में एक कच्ची बस्ती छुपी हुई है, वहीं मैं रहता हूँ। आप मुझे बाहर ही उतार दीजिएगा, गलियों में तो ये गाड़ी नहीं जा सकेगी। कोई बात नहीं, मैंने गाड़ी मोड़ते हुए कहा, मैं तो आपके साथ जा सकूंगा। क्या आप मुझे अपने घर ले जाना पसंद करेंगे? आप बहुत तंग होंगे जनाब, वो हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोला। वहाँ गंदी नालियाँ हैं, कच्चे पक्के घर हैं, गलियों में खेलते हुए गंदे संदे बच्चे हैं। वैसे हमें खुशखबरी सुना दी गई है कि जल्द ही वो बस्ती पक्की होने वाली है, फिर उसकी हालत बड़ी हद तक सुधर जाएगी, लेकिन इस काबिल शायद वो फिर भी ना हो सके कि आप वहाँ तशरीफ ला सकें। मैं तो खैर इतना तवील इंतजार भी नहीं कर सकता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे आज तक कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जिसके बारे में मुझे ये ख्याल आया हो कि वहाँ मैं तशरीफ नहीं ले जा सकता। आप बिल्कुल मुतमिन रहें, मैंने जिंदगी को हर रंग हर पहलू से देखा हुआ है और अभी तो असल मौजू पर आपसे बात ही नहीं हुई। वो बातें आपके घर पर ही बैठ कर होंगी। घर पर बात करने का अपना एक लुत्फ होता है, घर चाहे कैसा भी हो, बहरहाल घर है। इंटरकान के हक में पहुंचकर कई गलियों की भूल भलियों में घूमने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसी जगह गाड़ी रुकवा ली जहां से आगे पैदल ही जाया जा सकता था। मैंने उतर कर देखा, गली के मोड़ पर टोनी और शब्बीर की गाड़ी भी पहुंच चुकी थी, ताहम वो उतरे नहीं थे। मैंने गैर महसूस तौर पर उन्हें इशारा दे दिया कि उन्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, वो गाड़ी ही में बैठे रहे। मैं उस शख्स के साथ चल दिया। वो खामोश और फिक्रमंद सा नजर आ रहा था। फिर उसने बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखा। शायद वो देखना चाहता था कि मैं गर्दोपेश को देखकर नाक भूं चढ़ा रहा हूं या नहीं। मैं इत्मीनान से चला जा रहा था। मुझे ऐसी जगहों पर जाने में हकीकतन कभी कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। मेरा बचपन और लड़पन जिन गली कोचों में गुजरा था वहां उनसे ज्यादा कुशादगी और सब्जा जरूर था, क्योंकि वो गांव की गलियां थी, लेकिन माहौल यहाँ से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मैंने अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछा। मैंने कहा, सज्जाद नसीम। उसने एक लम्हे की खामोशी के बाद जवाब दिया, और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने उसे अपना नाम बता दिया। उसने मजीद कुछ जानने की कोशिश नहीं की। मजीद चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। उसका मकान दीगर मकानों की निस्बत फिर भी कुछ बेहतर था। होंठों पर जुबान फेरते हुए उसने यूं दरवाजे पर दस्तक दी, गोया अपने नहीं किसी और के घर आया हो। दरवाजा क्या खुला, गोया तारीक बादलों के अक्स से चांद तुलू हो गया। इतना हसीन चेहरा कम अज कम यहाँ देखने की मुझे तवक्को नहीं थी, मगर ये चांद चेहरा उदास था। उसकी मोटी मोटी आंखों में नाउमीदी की धुंधलाहटें फैली हुई थी। सुरमई शामों ने डेरा डाला हुआ था। उस चेहरे की चांदनी कुछ जर्द सी हो गई थी, उदास चांदनी थी।
और वीरान रातों की चांदनी। उसके बाल सीधे सादे अंदाज में बने हुए थे, उनमें चांदी के तार झिलमिला रहे थे। लिबास निहायत ही मामूली सादा था, मगर खदोखाल का हुस्न उसमें भी नुमाया था। शायद वो कभी शोला रही हो, मगर अब उस पर यकबस्तगी की तहें जम चुकी थी। सज्जाद के साथ एक अजनबी को देखकर वो एक लम्हे के लिए सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए एक तरफ को हट गई। ये मेरी बेटी सारा है। सज्जाद नसीम के लहजे में न जाने क्यों इर्ताश सा आ गया था, जैसे वो किसी जुर्म का एतराफ कर रहा हो। उस लड़की के चेहरे पर सिर्फ आंखें सज्जाद की थीं, मोटी मोटी आंखें, और किसी भी नक्श में सज्जाद की कोई मुशाहबत नहीं थी। वैसे भी सज्जाद सांवला सा था और लड़की हद से ज्यादा गोरी। मुमकिन है उसकी माँ ऐसी रही हो और वह माँ पर गई हो, और ये भी कुछ बाइद नहीं था कि खुद सज्जाद रंग रूप के मामले में नौजवानी में बेहतर रहा हो। बाज लोग जवानी में बहुत खिले खिले होते हैं, मगर मसाइब की धूप में नामेहरबान गली कोचों में धक्के खाते खाते उनके खदुखाल पर ऐसे रंग चढ़ जाते हैं कि असल सूरत पहचानी नहीं जाती। लड़की ने मरमरी हाथ उठाकर मुझे सलाम किया और जल्दी से एक तरफ को हट गई, बल्कि अंदर चली गई। सज्जाद ने उसे मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी थी। हम एक छोटे से कमरे में खड़े थे जो गालबन बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसमें चंद कुर्सियां और तपाई रखी थी। उसी में एक दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था। सारा दरवाजे से अंदर चली गई। तशरीफ रखिए। सज्जाद ने एक बेहतर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए फिर हाथ मलते हुए कहा, मेरी बीवी कई बरस से बीमार है, अरसा से वो बिस्तर पर है। मेरा मामूल है कि बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले उसे देखने जाता हूँ। अगर आप बुरा महसूस न करें तो मैं पहले एक नजर उसे देखा हूँ, फिर आपके पास बैठता हूँ। जरूर जरूर। मैंने कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से पैरों पसारते हुए कहा। वो ममनूनियत भरे अंदाज में सर हिलाकर अंदर चला गया और बैठक में सुकूत छा गया। बाहर गली में कहीं दूर लड़ते झगड़ते बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मकान के अंदर से किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शायद मकान खासा कुशादा था। सज्जाद सरगोशियों में अपनी बीवी और बेटी से बात कर रहा था। चंद लम्हे बाद वो लौट आया। अब कदरे मुतमईन नजर आ रहा था। मेरे मुकाबले बैठते हुए बोला, खुदा का शुक्र है मेरी बीवी इस वक्त तकलीफ में नहीं है। उन्हें क्या बीमारी है? मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा। गुर्बत बजाय खुद सबसे बड़ी बीमारी है, वो कदरे मुस्कुराते हुए बोला। 100 बीमारियों की जड़ है। जिस तरह मामूली से जख्म में भी इंफेक्शन हो जाती है और नासूर बन जाता है, इसी तरह गुर्बत की वजह से भी मामूली सी बीमारियां तूल खींचकर कुछ से कुछ हो जाती हैं। खैर, उसने सर को हल्का सा झटका दिया। आप इन बातों को छोड़िए, ये बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपसे सिर्फ नसीर नवाज के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और उससे आपके ताल्लुक के बारे में भी, मैंने उसी लहजे में कहा। उसने टोपी उतार कर गोद में रख ली और सफेद बालों में उंगलियां फेरते हुए छत को घूरने लगा। चंद लम्हे बाद वो बोला, नसीर नवाज असेब है जो कई साल पहले मुझ पर मुसल्लत हो गया था, या फिर शायद मैंने खुद ही उसे अपने आप पर मुसल्लत कर लिया था। हम किस तरह से दोस्त हुए और किस तरह हमारे मरासम बढ़े, ये एक तवील दास्तां है। मैं उसकी तफसील में जाकर आपको बोर नहीं करूंगा। बस ये समझ लीजिए कि उसकी फिल्मी दुनिया में शनासाई थी और उसे लोगों से मुआमलात करने का हुनर आता था। शायद आपको अंदाजा ही हो, फिल्मी लोगों से मुआमलत करना दुनिया के मुश्किल 3 कामों में से एक है। वो कुछ भी नहीं जानता था। फिल्मी दुनिया से मुतल्लक कोई भी काम उसे नहीं आता था, मगर न जाने किस तरह फिल्म दानों से उसकी शनासाइयां बन गईं और वो उनसे मुआमला करना जानता था। आपका मतलब है कि उसे फिल्मी कहानी वगैरह भी लिखनी नहीं आती थी? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। नहीं, उसने नफी में सारी लाया और पढ़ा लिखा जरूर है, मगर कहानी के फन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसने फिल्मी दुनिया में तो पहली कहानी अपने नाम से दी थी और जो सुपर हिट हुई थी वो कहानी मेरी लिखी हुई थी। ओह, मैं गहरी सांस लिए बगैर न रह सका। तकसीम हिंद से मैंने फिल्मी दुनिया में चंद एक स्क्रिप्ट्स की जुबानों बयान वगैरह दुरुस्त करने का काम किया था। वो हमवार लहजे में बात जारी रखते हुए बोला। उस जमाने में स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की जाती थी। बहुत से लोग उस पर बारी बारी काम करते थे, उसकी नोक पलक संवारते थे और स्क्रीन को बेहतर बनाने के सिलसिले में अपनी अपनी राय देते थे। लेकिन वो सब अहले हुनर होते थे, यानी एक गानों को बेहतर बनाने के सिलसिले में एक दूसरे से मशवरा लिया जाता था तो किसी शायर से ही लिया जाता था। जुबानों बयान बेहतर बनाने का काम किसी अदीब को ही सौंपा जाता था। आजकल की यहाँ की फिल्मी दुनिया में भी स्क्रिप्ट में बड़ी अखाड़ पेछाड़ होती है, मगर वो गैर मुतल्लक लोग करते हैं, महज इसलिए कि फिल्म में उनकी अहमियत होती है। मसलन हीरो को कोई मुकालमा पसंद नहीं तो वो उसे तब्दील करा देता है, हीरोइन को कोई सिचुएशन पसंद नहीं तो वो उसे तब्दील करवा देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई किरदार पसंद नहीं तो वो उसे निकलवा कर वहाँ उस लड़की को शामिल करवा देता है जो उसे जाती तौर पर पसंद होती है या जो उसके इशरत कदे के 2-4 चक्कर लगा चुकी होती है। इस तरह स्क्रिप्ट का हुलिया बिगड़ता है, संवरता नहीं। उसके बावजूद बहरहाल फिल्में हिट हो जाती हैं क्योंकि बुनियादी कहानी की कुछ न कुछ जान उनमें होती है। और कुछ अब फिल्म बीनों के ज़ौक़ भी बदल चुके हैं, रुझानात तब्दील हो चुके हैं। रवानी से बात करते करते वो यकदम चौंका और गोया संभल कर बोला, ओह माफ कीजिएगा, मैं तो गैर जरूरी तफसीलात में चला गया। ये बातें तो आपको मालूम ही होगी। मैं आपको बता रहा था कि बम्बई की फिल्मी दुनिया में मैंने मामूली सी तनख्वाह पर कुछ स्क्रिप्ट
पर काम किया था, वहीं मैंने अपनी जाती दिलचस्पी की बिना पर स्क्रिप्ट की टेक्निक का गहरी नजर से मुतालिया किया था और बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उससे कोई फायदा उठाने की नौबत ना आ सकी और मुल्क तकसीम हो गया। मैं यहाँ चला आया। जब हिजरत के जख्म कुछ कम हुए तो मैंने कई माह की मेहनत से एक स्क्रिप्ट लिखा। मैं इन दिनों घर का चूल्हा जलता रखने के लिए एक आड़ती के पास मुंशीगिरी कर रहा था। वो स्क्रिप्ट लेकर मैंने फिल्मी दुनिया में काफी धक्के खाए। कहीं तो मेरी खस्ता हाली देखकर स्टूडियो के चौकीदार ने मुझे गेट से ही भगा दिया और कहीं फिल्म साज या डायरेक्टर ने मेरी फाइल का एक वर्क उल्टे बगैर मुझे अपने दफ्तर के दरवाजे से ही चलता कर दिया, या बहुत मेहरबानी की तो एक प्याली चाय पिला दी और माजरत करके अपने सेट पर चला गया। आखिरकार बददिल होकर मैंने उस स्क्रिप्ट को उसी घर के एक कोने में फेंका और यकसुई से अपने यही खातों में ही दिल लगा लिया। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसने मेरी तरफ देखा और मुझे हमतन गोश पाकर सिलसिला कलाम जोड़ा। फिर नसीर नवाज से मेरी मुलाकात हो गई। शायद उसने कहीं मुझे स्टूडियो में धक्के खाते देख लिया था। बहरहाल मुलाकात बज़ाहिर इत्तफाकन ही हुई थी। चंद मुलाकातों के बाद बातों बातों में उस स्क्रिप्ट का जिक्र निकला। नसीर नवाज ने वो स्क्रिप्ट मुझसे ले लिया और गायब हो गया। 15 दिन बाद वो दोबारा मिला तो उसने 1000 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और नवीद सुना दी कि इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनेगी, लेकिन मुसन्नफ के तौर पर नाम उसका आएगा, क्योंकि बकौल उसके प्रोड्यूसर मेरा नाम सुनकर शायद स्क्रिप्ट को हाथ भी ना लगाता। सच्ची बात है, उस वक्त मुझे नाम आने या ना आने के मसले से कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। मैं तो 1000 रुपए देख कर ही सब कुछ भूल गया था। मेरे हालात कुछ ऐसे थे और जरूरियात ने मुझे ऐसा मजबूर कर रखा था कि 1000 रुपए मुझे किसी खजाने से कम नहीं लगे थे। नसीर नवाज ने फरमाइश की कि मैं फिल्म रिलीज होने से पहले ही जबरदस्त मेहनत से वैसे ही 3-4 जोरदार स्क्रिप्ट और लिख दूं। मेरे लिए तो गोया ये एक बहुत बड़ा वसीला बन गया था। मैंने बड़े दिलो जान से 3-4 स्क्रिप्ट और लिख डाले। स्क्रिप्ट लेते ही नसीर नवाज 1000 रुपए मेरे हाथ पर रख देता था। मुझे तो अपनी मुंशीगिरी की नौकरी भी गैर अहम लगने लगी, क्योंकि वहां से मुझे 600 रुपए माहवार मिलता था। अपने खाली हाथों को फैलाकर देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद फिर बोला, फिर वो पहली फिल्म रिलीज हो गई जिसकी कहानी मेरी लिखी हुई थी। फिल्म सुपर हिट हो गई। फिल्मी दुनिया का चलन तो आपको मालूम ही होगा। जो फिल्म हिट हो जाए उससे ताल्लुक रखने वाली पूरी टीम की किस्मत रातों रात पलट जाती है। नसीर नवाज भी एक सुपर हिट मुसन्नफ के तौर पर सामने आ गया और रातों रात उसके दरवाजे पर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। उस वक्त के लिए उसने पहले ही मुझसे 3-4 कहानियां लेकर रख ली थीं। उसने सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को कहानियां थमा दी और उसके बाद तो बस सिलसिला चल निकला। कहानियां मैं लिख कर देता रहा, वो उन्हें बेचता रहा। फिर उसने और कामों में भी हाथ डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और ना जाने क्या कुछ। सुना है आजकल एक करोड़पति खातून भी उसकी मुट्ठी में है। उसे वो प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के तौर पर इंडस्ट्री में ला गया है। मालूम नहीं इस बेचारी का अंजाम क्या होगा। वो एक आह सी भर कर खामोश हो गया। इत्तेफाक से मैं उस औरत से भी मिल चुका हूँ, मैंने कहा। वो हमारी हमदर्दियों की कुछ ज्यादा मुस्तहिक मालूम नहीं होती। जबरदस्त अयाश और सफाक औरत मालूम होती है। नसीर नवाज से ज्यादा अयाश और सफाक शायद वो ना हो। सज्जाद ने ख्याल जाहिर किया, उस जैसा संगदिल और बेहमीद शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सजाद साहब, मैं बहुत कम बातों पर हैरान होता हूँ, लेकिन ये सब कुछ सुनाकर आपने वाकई मुझे हैरान कर दिया है। यकीन नहीं आ रहा क्या वाकई उसने आज तक एक भी कहानी नहीं लिखी और इतना कामयाब, इतना मारूफ मुसन्नफ बना हुआ है। आप जो कसम कहे मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में अपनी बेटी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने शर्मिंदगी से कहा। मैं तो सिर्फ अपनी हैरत का इजहार कर रहा था। कभी कभी मुझे खुद भी हैरत होती है। सजाद बोला, उसके दिल में रहम या मुलायमत की कोई जगह नहीं। आप इसी से अंदाजा कर लें कि अगर उसमें एहसास नाम की कोई चीज होती तो वो इतना जरूर सोचता कि जिस चीज से वो बिला वजह 50,000 को मारा है उसका 1000 मुआवजा तो बहुत कम है, वो उसमें थोड़ा बहुत ही इजाफा कर देता। मगर उसने कभी इस बात पर भी बात करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि जब मैंने अपनी जरूरतों से मजबूर होकर थोड़ी बहुत चू चाकी तो उसने मुझे कहा कि जिंदगी के मामलात में उसके नजरियात थोड़े अलग हैं और उनमें से एक नजरिया ये है कि अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी ज्यादा कुड़कुड़ करने लगे तो उसे जबा कर दो, बल्कि गंदे नाले में फेंक दो। अगर तुम मुकद्दर के तेज हुए तो दूसरी मुर्गी मिल जाएगी। ये था उसका जवाब। बहुत खूब, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। असूदा हाल तो मैं कभी भी नहीं रहा, सज्जाद हाथ जोड़ते हुए बोला, लेकिन बीवी की बीमारी ने मुझे ज्यादा ही क्लाश और मजबूर कर दिया है। ऊपर से बेटी का बोझ भी था। गरीब आदमी की बेटी तो खूबसूरत हो तब भी उसे सुकून मुयस्सर नहीं आता है। बेटी की शायद उम्र लंबी थी कि जूं ही उसका जिक्र आया, ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। उसने सिर्फ मेरी तरफ एक बार देखा, फिर उसकी नजरें पहले ही की तरह बोझ से झुक गई थी। दुपट्टा उसने कसकर बालों और चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था। शायद उसका मकसद बालों की चांदी को छुपाना भी था। चाय रखकर वो खामोशी से वापस चली गई। चाय के साथ बिस्किट भी थे। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई। न जाने बेचारी सारा को वो बिस्कुट किसके हाथ मंगवाने पड़े होंगे। ये आपको तकल्लुफ नहीं करना चाहिए था। ये बात मैं महज इखलाकन नहीं कह रहा, मुझे हकीकतन शर्मिंदगी हो रही है। मैंने
उससे कहा, मुझे मालूम है ये आपके शयाने शान नहीं है, शायद इन्हें देखकर आपको उबकाई आ रही हो, लेकिन अगर आप इन्हें चख लें तो मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। सारा को भी यकीनन खुशी होगी। इंसान को ये जानकर जरूर खुशी होती है कि किसी बड़ी आदमी ने उसे और उसकी चीजों को हकीर नहीं समझा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोला, अगर मेरे इन बिस्कुटों को खाने से आपको कोई खुशी मिल सकती है तो मैं ये सारे के सारे हड़प कर सकता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और बिस्कुटों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। उन गरीबों को देखकर दिल की हालत वाकई अजीब सी हो जाती है, जो खुद तो फाके से हों मगर किसी की तवाज़ो के लिए पड़ोसी से उधार मांग कर मिठाई मंगवा लेंगे। ये जज्बे अब इस दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं, मगर जहाँ नजर आते हैं दिल को पानी कर देते हैं। मैंने चटका हुआ कप उठाकर चाय की चुस्की ली और मुझे हकीकतन लुत्फ आया। उस चाय में खलूस की हरारत और वफादारी की मिठास थी। सज्जाद नसीम अपना कप थामे अफसुर्दगी से छत की तरफ देखते हुए बोला, सारा की उम्र 35 साल है और कभी कभी रात को चीख मार कर सोते से उठ बैठती है। उसके नाखून हथेलियों में गड़ जाते हैं। बहुत देर तक वो होशो हवास में नहीं आती और उसका जिस्म तख्ता बना रहता है। होशो हवास बहाल होने के बाद भी 1-2 दिन तक वो गुमसुम सी रहती है। अगर मैं जाहिल या हद से ज्यादा सादालू आदमी होता तो यही समझता कि लड़की पर कोई साया वगैरह है, तावीज गंडे वाले पीरों फकीरों और आमलों के पास जाता। लेकिन आगही भी बहुत बड़ा अजाब है। मैं भी अजाब आगही में गिरफ्तार हूँ। मुझे असल मर्ज मालूम है, इलाज मेरी दस्तक से बाहर है। मैं अपनी मासूम बेटी का मुजरिम हूँ। वो बेटी जो खामोशी से 35 बरस की उम्र को पहुंच गई, मगर जिसने कभी घर की छत पर चढ़कर मुंडेर के पार नहीं झांका, जिसने कभी चोरी छुपे दरवाजे की गली से या नुक्कड़ से बाहर नजर नहीं डाली। मैं उसका मुजरिम हूँ कि उसे उसके घर नहीं भेज सका जहाँ उसे होना चाहिए था। शहनाई की गूंज में उसे रुखसत नहीं कर सका, मगर वो अपने आप को मुजरिम महसूस करती है और सोचती है कि वो मुझ पर बोझ बनी हुई है। उसी एहसास से उसकी पलकें झुकी झुकी रहती हैं। लड़की की कहीं बात ही नहीं चली या रुपए पैसे की वजह से। मैं अपनी कहानी के उसी अहम मोड़ के बारे में आपको बताने लगा था। वो पहलू बदलते हुए बोला, तकरीबन 2 साल पहले एक जगह खुदा खुदा करके सारा की बात पक्की हुई थी। मैं एक बाप की नजर से देखता था तो लड़का मुझे किसी एतबार से भी सारा के लायक नजर न आता था, लेकिन सारा की बढ़ती हुई उम्र ने मुझे वो रिश्ता कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मगर यह भी शायद किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि मंगनी के कुछ दिन बाद लड़के को कती गैर मुतवक्का तौर पर दुबई जाने का मौका मिल गया। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वहां मुलाजमत करके वो कुछ रकम कमा लाया और घर के हालात जरा बदल गए। आजकल भी वो दोबारा बाहर जाने के लिए भाग दौड़ में लगा हुआ है और आसार बताते हैं कि वो कामयाब हो जाएगा। बजाय उसके के हालात की उस तब्दीली पर वो कुदरत के शुक्रगुजार होते और जल्द अज जल्द लड़के की शादी के फरीजे से सबको दोष होने की कोशिश करते। उल्टा उनकी तो नजर ही बदल गई। लड़के के वालिदैन साफ तौर पर जताने लगे कि उनके लड़के को रिश्तों की क्या कमी है। कई अच्छे घरों के रिश्ते मौजूद हैं। फलां घराना जहेज में ये कुछ देने को तैयार है और फलां ने जो कुछ देने की बात की है। कुछ अरसे उस किस्म की बातों के बाद आखिरकार उन्होंने खुलकर दिल की बात कर दी कि उन्हें फलां फलां चीजों पर मुश्तमिल जहेज चाहिए। बाकायदा फहरिस्त बनाकर दे दी उन्होंने और साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि अगर हम उनके मुतालबात पूरे न कर सकेंगे तो रिश्ता खत्म समझा जाए। ओह, घटिया किस्म की खुदगर्जी और हवस की वही पुरानी कहानी। मैंने ताज्जुब से कहा, जी हाँ, वही पुरानी कहानी जो हर रोज जो न जाने कितने वालिदैन के दिलों पर नए जख्म लगाती है। वो अफसुर्दगी से बोला, बहरहाल उनके इस मुतालबे के बाद पहली बार मैंने नसीर नवाज से अपने लेन देन से बढ़कर कुछ मांगने के लिए हाथ फैलाया। मैंने फिर भी उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि मेरा उस पर कुछ हक बनता है या मेरी वजह से उसने जो लाखों रुपया इज्जत और शोहरत कमाई है मैं उसी में से मामूली सा हिस्सा मांग रहा हूँ। बल्कि मैंने तो उससे कर्ज या भीख की तरह रकम मांगी थी। कितनी रकम? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। लड़के वालों के मुतालबात पूरे करने के लिए मुझे कम से कम 1 लाख रुपया दरकार था। वो धीमे लहजे में बोला और 1 लाख का सुनकर नसीर नवाज की आंखें यूं फैल गई जैसे मैंने उससे हफ्ते अकलीम की दौलत मांग ली हो। पहले तो वो समझा कि मैं कोई नशा वगैरह करके आ गया हूँ और मेरे होशो आवाज ठिकाने पर नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि मैं नशे में नहीं हूँ तो उसने समझा कि शायद मैं उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश का आगाज कर रहा हूँ। ये समझकर वो आपे से बाहर हो गया और उसने मुझे संगीन नताइज की धमकियां देनी शुरू कर दी। मुझे मालूम है वो उस किस्म की धमकियों को अमली जामा पहनाने की ताकत रखता है। मुझे मालूम है कि एक 18 साल के लड़के को उसने महज इस लिए कत्ल करवा दिया था कि नौजवानी के जोश में उसने नसीर नवाज के साथ कोई बदतमीजी की थी। एक और शख्स पर उसने रकाबत के किसी चक्कर में पेशावर कातलों से हमला करवाया। वो जान बचाने में तो किसी तरह कामयाब हो गया लेकिन उम्र भर के लिए माजूर हो गया। सितम ज़रीफी ये है कि वो शख्स ये जानते हुए भी कि उस पर हमला नसीर नवाज ने करवाया है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ओह, खासी खतरनाक चीज मालूम होता है शख्स। मैंने उस मौका पर कदरे हैरत का इजहार करना मुनासिब समझा। कम से कम मुझ जैसे मस्कीन आदमी का उससे दहशतज़दा रहना बचा है। मेरी हैसियत ही क्या है, एक गलीज बस्ती में रहने वाला हकीर सकीड़ा जिसे जरा सा भी ताकतवर
पर कोई शख्स कुचल कर गुजर सकता है, जिसके बाद मेरी बीवी और बेटी जो पहले ही एक कर्मनाक जिंदगी गुजार रही है बिल्कुल ही बेआसरा हो जाएंगी। इसलिए मैंने नसीर नवाज के सामने अकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि मिन्नत समाजत के अंदाज में ही अपना मसला उसे समझाया, मगर उसने मेरी जरूरत पूरी करने से साफ इनकार कर दिया। दो टोक अंदाज में कह दिया कि वो इतनी रकम हरगिज मुझे नहीं दे सकता जिसने मेरे दिन रात की मेहनत से लाखों कमाकर जेब में डाले थे। उसके लिए 1 लाख मुझे देना बैदुल तसव्वुर था। जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो उसने एक ऐसी बात कही कि एक बाहमीद बाप की हैसियत से मुझे उसको वहीं कत्ल कर देना चाहिए था, मगर मैं बुज़दिल नाली का कीड़ा ये भी न कर सका, सिर्फ दिल मिला कर रह गया और आज तक अपने आप को कोस रहा हूँ। उसने क्या कहा था? मैंने आहिस्तगी से पूछा। इस सवाल से मेरा मकसद आपके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं, बल्कि मैं नसीर नवाज की तस्वीर अपने जहन में बिल्कुल वाजे कर लेना चाहता हूँ। वो एक लम्हे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मरोड़ता रहा, फिर सरगोशी से जरा ही बुलंद आवाज में बोला। वो मुझे समझाने लगे, बड़े मियाँ ये क्या शराफत, इज्जत, तकद्दुस के फरसूदा चक्रों में पड़े हुए हो। अगर बेटी की शादी करना तुम्हारे ख्याल में बहुत ही जरूरी है और उसके लिए 1 लाख रुपया हासिल करना भी जरूरी है, तो मैं एक आसान सी तरकीब बता देता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सेठ जानने वाला है, 1 हफ्ते के लिए बेटी को उसके पास भेज दो। मैंने उसे देखा हुआ है, खूबसूरत लड़की है। सेठ ऐसी लड़कियों का कदरदान है, रंडवा है, अपनी आलिशान बंगले में तन्हा रहता है। सारा बहुत ऐशो इशरत से 8-10 दिन उसके घर में मेहमान रहेगी और खामोशी से 1 लाख रुपया लेकर वापस आ जाएगी और किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा।